ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बीए कर रहे हैं इतिहास विषय के साथ। हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, राजपूतों के विरुद्ध तुर्कों की सफलता के क्या कारण थे, इसका वर्णन कीजिए। मतलब ये है कि भारत पर तुर्क आक्रमण किए और सफल हुए, लेकिन राजपूत हार गए। इसके क्या कारण थे? तो आइए देखते हैं इसका उत्तर यहाँ शुरू होता है हमारा। यद्यपि भारत पर प्राचीन समय से ही वैदेशिक आक्रमण होते रहे। मतलब ये है कि बहुत पुराने समय से, प्राचीन समय से ही भारत पर विदेशी आक्रमण हो रहे थे, किंतु भारत के शक्तिशाली राजाओं की शक्ति के सम्मुख आक्रमणकारी अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करने में सफल न हो रहे थे। इसका मतलब ये है कि आक्रमण तो बहुत समय पहले से ही हो रहे थे, लेकिन हमारे जो देश के राजा थे, इनके सम्मुख विदेशी आक्रमणकारी टिक नहीं पा रहे थे। लेकिन 10वीं एवं 11वीं शताब्दी में, देखिए 10वीं एवं 11वीं शताब्दी में भारत की विपुल धन संपत्ति और इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए, मतलब 11वीं शताब्दी में, और भारत की विपुल संपत्ति, मतलब 11वीं शताब्दी में वहाँ से भारत का इतिहास एक नया मोड़ लेता है। इन घटनाओं के पश्चात गोरी की भारत में विजय होती है। इसको लेकर अनेक विद्वान हैं जो अपना मत देते हैं। जैसे कि स्मिथ कहते हैं कि राजपूतों के पराजय का कारण, जैसे राजपूत पृथ्वीराज चौहान थे और जयचंद, इनके पराजय का कारण यह है कि उनकी तुलना में तुर्क अधिक योग्य एवं कुशल सैनिक थे, क्योंकि वे ठंडे प्रदेश के निवासी थे और मांसाहारी थे और युद्ध प्रिय थे। लेकिन हमारे जो एक और लेखक हैं वो कहते हैं, कि मजूमदार जी, कि इस मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अर्थात स्मिथ की मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि क्योंकि जो है पंजाब और काबुल का क्षेत्र जो है ठंडा प्रदेश है, और तुर्क कहाँ से आए थे, वो भी ठंडे प्रदेश से। देखिए इसमें दिखाते हैं कहाँ से आए थे। देखिए ये है, दिख रहा है, ये है भारत का नक्शा। देखिए यहाँ से तुर्क आए थे, यहाँ से तुर्क इधर आए थे, ठीक है। ये सब यहाँ, ये भारत है, ये अभी पाकिस्तान हो गया है, पहले भारत था। इधर से आए थे तुर्क, और यहाँ का जो क्षेत्र है काबुल और पंजाब का, ये भी क्षेत्र ठंडा है। इसलिए इस मजूमदार जी कहते हैं कि इस स्मिथ को मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और जो कहते हैं कि तुर्क जो युद्ध प्रिय थे, लेकिन हमारे राजपूत राजा भी तो युद्ध प्रिय थे, और इसके साथ ही वे पराक्रमी थे, लेकिन फिर भी वो हार जाते हैं। पहले देखते हैं सैनिक कारण। सैनिक कारण में देखते हैं, किसी भी युद्ध में विजय और पराजय प्रधानता तय कारणों पर ही निर्भर करता है। राजपूत पराजय के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण है राजपूत के पास स्थायी सेना का अभाव। राजपूत राजा थे जो, उनके पास स्थायी सेना नहीं होता था, पर निर्भर रहते थे। अर्थात एक राजा के अंतर्गत कई छोटे छोटे राजा होते थे जिन्हें सामंत कहा जाता था, और ये इन सामंतों के पास अपना एक सेना होता था जो ये अपने तरीके से प्रशिक्षित करते थे,
और जब ये युद्ध करते थे किसी लिए एक राजा के लिए, तो ये अलग अलग प्रशिक्षित होने के कारण एक सेनापति के नेतृत्व में युद्ध नहीं कर पाते थे। और ये जो सेना था और ये जो सेना थी, ये अपने सामंत राजाओं के प्रति वफादार और स्वामी भक्ति थी। तो इस प्रकार ये हमारे जो इतिहासकार हैं ये कहते हैं, सीवी वैद्य का विचार है कि एक स्थायी सेना का अभाव एक स्थायी सेना के अभाव के कारण ही राजपूतों की पराजय हुई। अगला देखते हैं तुर्कों की शक्तिशाली अश्वसेना। अगला कारण देखते हैं तुर्कों की शक्तिशाली अश्वसेना। तुर्कों की अश्वसेना राजपूतों की अश्व एवं गज सेना से श्रेष्ठ थी। तुर्कों को अश्वसेना में अत्यंत उच्च कोटि के घोड़े थे, जबकि राजपूत राजाओं के पास अच्छी नस्ल के घोड़े नहीं थे और राजपूत सेना हाथियों पर निर्भर करती थी, जिन्हें बिगड़ते देर नहीं लगती थी। और जब ये हाथी बिगड़ जाते थे तब ये दुश्मन को मारने के बजाय अपने ही सेना को कुचलने लगते थे। अगला देखते हैं दोषपूर्ण युद्ध प्रणाली। राजपूतों की युद्ध प्रणाली में समय के साथ परिवर्तन नहीं किए थे। वे अपनी परंपरागत शैली से ही युद्ध करते थे, जबकि तुर्क की युद्ध कला का ढंग उत्कृष्ट कोटि का एवं आधुनिकतम था। राजपूत सेना में हाथियों का बड़ा महत्व था, किंतु तुर्क हाथियों का प्रयोग दुर्ग तोड़ने के लिए करते थे। और अगला कारण देखते हैं सैन्य संगठन की कमी। राजपूत सेना में सैन्य संगठन का अभाव था। जैसे राजपूत राजा जो थे वो सामंत की सेनाओं पर निर्भर थे और एक संगठित नहीं हो पाते थे, जबकि तुर्कों की सेना एक सेनापति के नेतृत्व में, एक राजा के नेतृत्व में युद्ध करती थी और वह संगठित सेना थी। इस प्रकार एक संगठित सेना और एक असंगठित सेना के सामने असंगठित सेना नहीं टिक सकी, जो राजपूतों की सेना थी। अगला पांचवा कारण देखते हैं तुर्क एवं राजपूत सैनिकों के दृष्टिकोण में भिन्नता। तुर्क एवं राजपूत सैनिकों के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा अंतर था। राजपूत सेना सामंत की सेनाओं पर निर्भर थी और वे अपने स्वामी भक्ति के अभाव में अपने सामंत के लिए ही लड़ती थी, एक राजा के लिए नहीं। जबकि तुर्क सेना अपने सुल्तान के प्रति पूर्ण रूपेण श्रद्धा रखने वाली थी। तुर्क सेना अपने नेता की विजय से लाभान्वित होने की आशा से प्रेरित होकर लड़ते थे। में किन्हीं कारणोंवश स्वदेश मतलब जो भारत के व्यक्ति थे वो अपने स्वदेश से ही घृणा करने वाले हिंदू मिल गए थे। कहाँ? तुर्कों की सेना में, जो निश्चित समय पर राजपूतों को धोखा दे देते थे और तुर्की सेना। अगला कारण देखते हैं राजपूतों द्वारा धर्म युद्ध करना। जो राजपूत राजा थे वे धर्म युद्ध करते थे और धर्म युद्ध से ही विजय प्राप्त करना चाहते थे, किंतु जो तुर्क सेना थी वो किसी प्रकार से बस विजय प्राप्त करना चाहती थी। तो की रक्षात्मक नीति। राजपूत शासक प्रायः रक्षात्मक नीति का पालन करते थे, अर्थात वह बस अपनी रक्षा करते थे, और जबकि मुसलमान आक्रमणकारी वे अपनी रक्षा के साथ सामने वालों को मारने कौन सी बोल रहे
अगला कारण देखते हैं, राजपूतों की रक्षात्मक नीति। अर्थात राजपूत राजा अपनी रक्षा के लिए युद्ध करते थे, जबकि तुर्क आक्रमणकारी सामने वाले को मारने के लिए युद्ध करते थे। वह विजय प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। अगला कारण देखते हैं, गुप्तचर व्यवस्था की कमी। युद्ध काल में गुप्तचर का विशेष महत्व होता है। उस समय राजपूत राजाओं के पास जानकारी प्राप्त करने के लिए गुप्तचर व्यवस्था सक्रिय एवं कुशल नहीं था, जबकि शत्रुओं के पास इसकी कमी नहीं थी और वे अपने शत्रुओं की गतिविधियों पर पूर्ण रूप से जानकारी लेते थे। जबकि तुर्कों के पास इसकी कोई कमी नहीं थी। वे अपने गुप्तचर द्वारा शत्रुओं की गतिविधियों की पूर्ण जानकारी लेते रहते थे। अगला कारण देखते हैं, कोतल सेना। तुर्क लोग युद्ध में कोतल सेना का प्रयोग करते थे।